Hello friends, welcome to our channel Filter C. Today we are going to start a new topic, that is public health and hygiene. So let me first give you a brief idea about today's video. First we will see the syllabus, then there are some basic terms such as health, hygiene, epidemiology, then classification of food, nutritional deficiency. And at the end I will discuss some MCQs with you. So let's get started. Today we will discuss only first unit and I will try to cover the whole syllabus. Although if you think I had left something which is important, then write down those comments, those topics in comment section. I will also cover all these topics. So unit first, syllabus of unit first. In this unit there are scope of public health and hygiene, nutrition and health, classification of foods, nutritional deficiency, vitamin deficiency. I will cover all these topics. So start with first topic. तो स्टार्ट करने से पहले हम जो पढ़ रहे हैं पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन, इसका मतलब देख लेते हैं। हेल्थ, अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि ये तो हमें पता है, वो बोलेंगे हेल्दी उसे ही बोलेंगे जिसको बीमारी ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है। हेल्थ को हम 3 क्राइटेरिया में स्टडी करते हैं, फिज़िकल, मेंटल एंड सोशल। किसी भी पर्सन को हम हेल्दी तब बोलेंगे जब वो फिज़िकली, मेंटली और सोशली फिट हो। फिज़िकली का मतलब है कि उसको कोई बीमारी ना हो। मेंटल हेल्थ जैसे कि आपने मूवी देखी होगी कोई मिल गया। इस मूवी में जो रोहित रहता है उसको कोई बीमारी नहीं रहती, मतलब वो फिज़िकली तो फिट है लेकिन वो मेंटली फिट नहीं होता है, उसको मेंटल डिसऑर्डर था। अब आता है सोशली फिट होने का मतलब है हमारा जो बिहेवियर है सोसाइटी की तरफ वो भी अच्छा होना चाहिए, तभी हम सोशली फिट होंगे। जैसा कि आपने देखा होगा कईयों की जो थी वो उन्हें छोड़ के चली जाती है तो वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। कई बच्चों के मार्क्स कम आते हैं तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इससे आपका बिहेवियर, जो हमारा बिहेवियर हो जाता है वो चेंज हो जाता है और हम अकेले अकेले से रहने लग जाते हैं। तो यही है हेल्थ की डेफिनेशन। अब इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO, हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड social well-being rather than the mere absence of disease or infirmity. Our health can be affected by infection, genetic disorder, lifestyle. ये इसकी डेफिनेशन जो मैंने आपको बता दी। अब है दूसरा पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ इज़ डिफाइंड एज द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रिवेंटिंग डिजीज, प्रोलॉन्गिंग लाइफ, प्रमोटिंग हेल्थ थ्रू द ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट ऑफ सोसाइटी। दूसरी इसकी डेफिनेशन हो सकती है the science and practice of protecting and improving the health of the community as by preventive medicine, health education, control of communicable disease, application of sanitary measures and monitoring of environmental hazards. अब पब्लिक हेल्थ में हम बहुत सारे लोगों की हेल्थ के बारे में बात करते हैं कि कैसे हम बीमारियों से बचें, अपनी लाइफ पीरियड को कैसे बढ़ाएं, कैसे जो बीमारियां फैल रही हैं उसको हम कम करें, साफ सफाई रखें। एम ऑफ पब्लिक हेल्थ एम्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ इंक्लूडिंग मेंटल हेल्थ। अब हमारा एम क्या है पब्लिक हेल्थ का? पब्लिक हेल्थ का एम होता है अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाना, बीमारियों से अपने आप को बचा के और उनका ट्रीटमेंट करके। तो ये है हमारा पब्लिक हेल्थ का एम। अब दूसरा है हाइजीन। According to World Health Organization, hygiene refers to condition and practices that help to maintain health and prevent the spread of disease. हाइजीन का मतलब है कि कैसे हम अपने आप को साफ़ रखें, अपने आसपास की जगह को साफ़ रखें, बीमारियों को फैलने से रोकें। कुल मिला के बात यह है कि साफ़ सफाई रखो जहाँ भी रहते हो। In other words, hygiene is the practice of keeping yourself and your surroundings clean, especially in order to prevent illness or the spread of disease. तो हमने पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन इसका मतलब देख लिया। अब कुछ टर्म्स हैं जो हमें देखनी है, वो देखते हैं हम। एपिडेमियोलॉजी,
The scientific study of spread and control of diseases, or epidemiology, is the study of the distribution and determinants of health-related states or events in a specified population and the application of this study to control of health problems. एपिडेमियोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी होती है जिसमें हम ये देखते हैं कि कैसे कोई बीमारी फैल रही है, किस जगह पे किन लोगों पे फैल रही है, किन लोगों में ज़्यादा फैल रही है, किन में नहीं फैल रही है और कैसे हम इन बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। इन सब की स्टडी को हम कहते हैं एपिडेमियोलॉजी। लिटरली द मीनिंग ऑफ एपिडेमियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ व्हाट is upon the people. Epidemiology is derived from Greek word epi meaning on or upon, demos meaning people and logos mean study. ये जो epidemiology word है इसका मतलब होता है the study of what is upon the people, मतलब लोगों पर क्या है, इसकी स्टडी को epidemiology कहते हैं। अगर एपिडेमियोलॉजी को हम 3 पार्ट में तोड़ें तो एपी, डेमोस, लोगोस। एपी का मतलब होता है अपॉन मतलब पर, डेमोस मतलब पीपल लोगों पर, लोगोस मीन स्टडी। तो ये हो गया व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ व्हाट इज़ अपॉन द पीपल। तो ये हो गया एपिडेमियोलॉजी। अब आता है हमारा मेन टॉपिक है स्कोप ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन। तो स्कोप ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन का मतलब है कि वो कौन कौन से फील्ड है जिसमें काम कर सकते हैं, जिसमें हम काम कर सकते हैं अगर हम पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन को स्टडी करते हैं। तो वो कौन कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हमें मिलेगी, किस फील्ड में हम जॉब कर सकते हैं। तो ये होता है स्कोप ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन का मतलब। Public health is a multifaceted field. It offers huge scope and is a great chance for working towards global health benefits. Public health researchers, practitioners, and educators focus on entire population, not on individual patient or disease. Public health एक अच्छा फील्ड है, इसमें स्कोप भी बहुत अच्छा होता है। जो पब्लिक हेल्थ रिसर्चर्स होते हैं या एजुकेटर्स होते हैं जो वो पूरी पॉपुलेशन पे फोकस करते हैं, ना कि सिर्फ किसी एक पर्सन पे, एक पेशेंट पे या किसी एक बीमारी पे। ये सब चीज़ों पे फोकस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग अ सब्सटेंस अब्यूज़ पेशेंट, अ पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल ट्राइज टू आइडेंटिफाई द कॉजेज ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़ एंड डेवलप इंटरवेंशंस एंड प्रोग्राम्स टू प्रिवेंट द स्प्रेड। जैसे कि किसी पर्सन, अगर कोई पर्सन ड्रग ले लिया है, नशीला पदार्थ लिया है, तो जो पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं वो उसके इलाज के बजाय उसके कारणों को देखते हैं कि उसने ये ड्रग्स क्यों लिए हैं और वो उन कारणों को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। और जो ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं, जिनको इसकी आदत लग चुकी है, उनको कैसे रोकें। वो कई प्रोग्राम चलाते हैं ताकि लोगों को इन चीज़ों से दूर रखा जाए। You might find microbiologists working to find a vaccine for malaria, behavioral scientists researching ways to discourage population from smoking, environmental health scientists trying to discover which foods can prevent cancer, or an epidemiologist trying to identify mega trend in health and illness and formulating interventions such as in HIV, AIDS, TB and infant mortality. अब जैसा कि आपको पता ही है, आपने देखा ही होगा, जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं वो मलेरिया की वैक्सीन की खोज में लगे हुए हैं। जो बिहेवियरल साइंटिस्ट हैं वो रिसर्च करके तरीके देख रहे हैं कि कैसे लोगों को स्मोकिंग करने से रोकें, उनको दूर रखें। जो हेल्थ साइंटिस्ट हैं वो ऐसी चीज़ें ढूंढने में लगे हैं जिससे कैंसर से बच सकें, ऐसे फूड जिनसे कैंसर होने का ख़तरा कम हो या कैंसर ख़त्म हो। और जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं वो हमारे हेल्थ में जो चेंजेस आ रहे हैं,
जो बीमारियां हैं जैसे HIV, TB, इनको स्टडी करते हैं, इनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इनको कंट्रोल करें। तो ये हो गया। These are just a few pathways one can pursue as a public health professional. Here are glimpses of some more. अब कुछ और फील्ड है जैसे बायोस्टैटिस्टिक्स, न्यूट्रिशनल साइंसेज, एपिडेमियोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंसेज, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, हेल्थ पॉलिसी एंड मैनेजमेंट। सबसे पहला है बायोस्टैटिस्टिक्स। बायोस्टैटिस्टिक्स दो वर्ड से बना है, बायोलॉजी प्लस स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड होता है नंबर्स से। जब भी हम नंबर्स की बात करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स आता है। तो बायोस्टैटिस्टिक एक बायोलॉजिकल साइंस की ब्रांच है जो डील करती है स्टडी एंड मेथड्स ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च। बायोस्टैटिक्स को हम बायोमेट्रिक भी बोलते हैं क्योंकि इसमें कई मेजरमेंट और कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती है, इसलिए Biostatistics as a field which involves the development and application of statistical science to human health and disease. Data is analyzed to determine the cause of illness and injury, identify health trends in communities, analyze risk factor, plan intervention, or evaluate statistical data of clinical trials. For example, you can estimate the number of deaths from gun violence or analyze trend in cancer incidence। जैसे कि एग्जांपल है, हम जो है नंबर ऑफ डेथ को कैसे उसका अनुमान कैसे लगा सकते हैं, फ्रॉम फ्रॉम गन वायलेंस। जितनी भी वायलेंसेस होते हैं, गन वायलेंसेस मतलब, तो उससे हम ये एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोगों की मौत हुई होगी। तो ये हमारा पहला हो गया बायोस्टैटिस्टिक्स। सेकंड है न्यूट्रिशनल साइंसेस। न्यूट्रिशनल साइंस एग्जामिन्स द कनेक्शन बिटवीन डाइट एंड हेल्थ with an emphasis on optimizing eating habits to meet an individual nutritional needs. थर्ड है एपिडेमियोलॉजी, जो मैं पहले बता चुका हूँ। एपिडेमियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हाउ ऑफन डिजीज़ अकर इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल एंड वाई and is often considered the fundamental science of public health. Fourth, environmental science. Fifth, maternal and child health. Sixth, health policy and management. Now our second topic is nutrition and health. First, nutrition. Nutrition, it is the process of extraction of energy from food, and body utilizes energy for growth and maintenance and healthy living. Or nutrition is the process of taking in food and converting it into energy and other vital nutrients required for life. न्यूट्रिशन को हम हिंदी में पोषण बोलते हैं। न्यूट्रिशन, हम जो भी फूड खाते हैं उससे जो एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी को जब हमारी बॉडी यूज़ करती है ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए, तो उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। या दूसरी डेफिनेशन का मतलब है, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है फूड को खाना, उसको एनर्जी और न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट करना, जो कि हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है। तो ये हो गया हमारा न्यूट्रिशन। नाउ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है कि कई जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, हर ऑर्गेनिज्म का मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब फूड लेने का जो तरीका है वो डिफरेंट होता है। तो यही इसका है कि किस किस तरीके से कौन कौन से ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो न्यूट्रिशन के दो मोड होते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉपिक मोड, दूसरा होता है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म अपना फूड जो होते हैं वो खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और जो ऑर्गेनिज्म इस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, या उनको हम प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। इसमें हमारे मेनली ग्रीन प्लांट्स आते हैं। सेकंड है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं, वो अपना फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। और इसमें आते हैं सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, होलोजोइक। सेप्रोफिटिक,
They obtain its food from decaying matter of dead plant and dead animal. ये जो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये ऑर्गेनिज्म जो है अपना फूड डिकेइंग मैटर से लेते हैं अपना फूड, और इनमें कोई डाइजेशन नहीं होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है। ये अपने फूड को केमिकल प्रोसेस के थ्रू अपने फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के एग्जांपल है फंजाई, जिसमें हमारा आता है मशरूम। दूसरा आता है हमारा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने फूड को दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं बिना उनको किल करे, बिना उनको मारे, उनसे अपना जो न्यूट्रिशन है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। पैरासिटिक, दीज ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन इट्स फूड्स फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग दैम। इसमें एग्जांपल आता है टेपवर्म, लाइसेस एक्सेट्रा। इनमें भी कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है, क्योंकि ये अपना जो ये फूड को डायरेक्ट होस्ट की बॉडी से एब्जॉर्ब करते हैं, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। इस वजह से इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है, तो इसलिए डाइजेशन की कोई ज़रूरत भी नहीं होती है। इसमें एग्जांपल आता है कैस्कटा वायरस। थर्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन है होलोजोइक। होलोजोइक में इसमें डाइजेशन होता है। इट इन्वॉल्व्स ingestion of some complex organic substance that may be in the solid or the liquid state। इसमें जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है उसको हम इंजेक्शन करते हैं, मतलब उसको लेते हैं, और वो सॉलिड और लिक्विड स्टेट में हो सकता है, सॉलिड या लिक्विड किस में भी हो सकता है। द कॉम्प्लेक्स फूड इज़ ट्रांसफर्ड टू डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर इट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस इन ऑर्डर टू बी एब्जॉर्ब। जो कॉम्प्लेक्स फूड हम लेते हैं जिसका इंजेक्शन होता है, फिर वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाता है, जहाँ पे वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है ताकि हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर ले, वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए। अब होलिस्टिक न्यूट्रिशन में 5 स्टेप्स आते हैं। पहला आता है इंजेक्शन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन, 5 इजेशन। इंजेक्शन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड, फूड को लेना। डाइजेशन का मतलब होता है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है वो सिंपल फॉर्म में टूट जाता है। थर्ड होता है एब्जॉर्प्शन, मतलब एब्जॉर्ब होना। फोर्थ आता है एसिमिलेशन। इसमें जो एब्जॉर्ब फूड होता है वो हमारे टिश्यू में पहुंच जाता है, जहाँ पे टिश्यू उसको यूटिलाइज़ करते हैं, उसको यूज़ करते हैं अपनी एक्टिविटीज़ के लिए। तो ये हो गया एसिमिलेशन। 5 आता है इजेशन। इजेशन को डिफेकेशन बोलते हैं, मतलब रिमूवल ऑफ वेस्ट और अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम बॉडी। जो भी बचा हुआ फूड होता है जो हमारी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होता है, जो वेस्ट फूड होता है, वो हमारी बॉडी से फिर बाहर हो जाता है, निकल जाता है। उसको उस प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। हम फूड को कई तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी कि बांट सकते हैं उसके ओरिजिन के बेसिस पे, उसके केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़, बाय मास, बाय फंक्शन इन द बॉडी। ये मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसमें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट पे बता देना, मैं उसका लिंक दे दूँगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फूड का क्लासिफिकेशन ऑफ फूड ऑन द बेसिस ऑफ मास। तो हम सबसे पहले मास के बेसिस पे देखते हैं फूड का क्लासिफिकेशन। तो इसमें 2 टर्म्स आती है। पहला आता है हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट, दूसरा आता है हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट। इसमें मास का मतलब है कि हमें कौन सा फूड कितना लेना चाहिए, हमारी बॉडी को वो फूड कितनी अमाउंट में लेना चाहिए। कुछ फूड हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, उन्हें हम कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट, और जो कम अमाउंट में चाहिए होते हैं उन्हें हम कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो हम सबसे पहले देखेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट में हमारे आते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स। ये हमारी बॉडी को ज़्यादा चाहिए होते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट हमें मिल्क, पोटैटो, कॉर्न, ब्रेड से मिलता है। और फिर फैट हमें बटर, आइसक्रीम, पोर्क, चीज़ और कई चीज़ों से हमें फ़ैट मिलता है। प्रोटीन
प्रोटीन हमें एनिमल प्रोडक्ट जैसे चिकन, एग, फिश, मिल्क से मिलता है और भी कई चीज़ों से मिलता है। और अब आता है हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट। अब हम देखते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी को स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। इसमें हमारे आते हैं विटामिन्स और मिनरल्स। मिनरल्स में हमें इन चीज़ों से मिनरल्स मिलता है, ये मिल्क, चीज़, पोर्क, मीट, ग्रीन वेजिटेबल। विटामिन्स हमें मिलते हैं वेजिटेबल से, फ्रूट से, कई चीज़ों से मिलते हैं। अब हमारा दूसरा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फूड बाय फंक्शन इन द बॉडी। मतलब हमारी बॉडी में इनका क्या क्या काम होता है, उसके बेसिस पे हम फूड को क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ फूड बाय फंक्शन इन द बॉडी मतलब हमारी बॉडी में इनका क्या क्या काम होता है, जैसे एनर्जी देना, बॉडी बिल्डिंग में और मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में। पहला हम देखेंगे एनर्जी गिविंग, मतलब जो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। इसमें हमारे आते हैं फ़ैट और कार्बोहाइड्रेट। फ़ैट और कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। उसमें भी ज़्यादा एनर्जी कार्बोहाइड्रेट देता है। लगभग 75% एनर्जी जो है हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है और 25% हमें फ़ैट से मिलती है। दूसरा है हमारा मेटाबॉलिज्म रेगुलेटर, जो हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। हमारी मेटाबॉलिज्म रेगुलेटर का मतलब है हमारी बॉडी में कई केमिकल रिएक्शन होती है जिससे कई चीज़ें बनती है, कई टूटती है, जैसे कि कैटाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिक रिएक्शन। तो इन रिएक्शन को कंट्रोल करने का काम विटामिन करते हैं। हमारी बॉडी में जो ये केमिकल रिएक्शन होती है, हमारी बॉडी में जो ये केमिकल रिएक्शन होती है, इसी की वजह से हम ज़िंदा हैं। अगर ये रिएक्शन रुक जाएंगी तो हमारी डेथ हो जाएगी, हमारी कहानी ख़त्म हो जाएगी। अब आता है बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग आपने देखा होगा, जो लोग जिम जाते हैं वो अपनी बॉडी बनाने के लिए एक्सरसाइज करते हैं और कुछ शेक पीते हैं, कुछ पाउडर जैसा कुछ खाते हैं। वो तो क्या होता है, वो होता है प्रोटीन, प्रोटीन शेक, जिससे उनकी बॉडी काफ़ी अच्छी बन जाती है। प्रोटीन हमें मिलता है पल्सेस से, ये एनिमल प्रोडक्ट से ज़्यादा इन्हीं से मिलता है और चीज़ों से भी मिलता है। अब हमारा थर्ड है क्लासिफिकेशन ऑफ फूड बाय ओरिजिन। अब ओरिजिन के बेसिस पे फूड का क्लासिफिकेशन। ओरिजिन से मतलब है जो फूड हमें जो फूड हम खा रहे हैं वो हमें कहाँ से मिल रहा है। तो या तो हमें वो प्लांट से मिलेंगे या एनिमल से मिलेंगे। तो एनिमल फूड जैसे एग हो गया, फ़िश, चिकन। प्लांट फूड में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब हो गया। ये हो गया एनिमल फूड में, ये सब चीज़ें आ गई। और प्लांट फूड में हमारे ये सब वेजिटेबल, फ्रूट्स आ गए। अब चौथा है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फूड बाय केमिकल कॉम्पोजिशन। जो हम फूड खा रहे हैं उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, क्या क्या केमिकल्स हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, विटामिन्स है। तो ये हो गया। तो पहला हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के तीन टाइप्स होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। यहाँ सेकेराइड सेकेराइड जो वर्ड आ रहा है इसका मतलब है शुगर। जैसे आपने शुगर सुना होगा, ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, ये सब शुगर होते हैं। तो पहले मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड को हम सिंपल शुगर भी कहते हैं और ये कार्बोहाइड्रेट के सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं। मतलब जब कार्बोहाइड्रेट टूटता है, जब डाइजेशन होता है उसका, तो वो छोटे छोटे पार्ट में टूटता है। जो सबसे लास्ट जो हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट बचती है उसको हम बोलते हैं मोनोसेकेराइड। मोनो का मतलब होता है सिंगल और या एक बोल सकते हैं, और सेकेराइड का मतलब शुगर। जो एक शुगर मॉलिक्यूल से बने हो उन्हें हम मोनोसेकेराइड कहते हैं। अब देखो, इसे ऐसे समझो, जब मोनोसेकेराइड जुड़ते हैं तो वो डाइसेकेराइड बनाते हैं, और जब कई डाइसेकेराइड जुड़ते हैं तो वो पॉलीसेकेराइड बनाते हैं, या जब कई मोनोसेकेराइड जुड़ते हैं तो उससे पॉलीसेकेराइड बनते हैं।
मोनोसेकेराइड ही हमारी बॉडी में फाइनल प्रोडक्ट होते हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। जैसे कि हमारा आ गया ग्लूकोस, ग्लूकोस आ गया हमारा। दूसरा आ गया गैलेक्टोस, फ्रक्टोस, मैनोस, ये कई होते हैं। अब इसमें जो ग्लूकोस होता है इसको हम ब्लड शुगर भी बोलते हैं या कॉर्न शुगर भी बोलते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्लड होता है उसमें ये वाला होता है, ग्लूकोज होता है, इसलिए इसको ब्लड शुगर बोलते हैं या कॉर्न शुगर। दूसरा है हमारा गैलेक्टोस, गैलेक्टोस को ब्रेन शुगर बोलते हैं क्योंकि ये ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तीसरा है फ्रक्टोज, इसको फ्रूट शुगर बोलते हैं क्योंकि ये फ्रूट्स में होता है। और ये चौथा आ गया मैनोस। अब डाइसेकेराइड, जब दो मोनोसेकेराइड के जुड़ने से डाइसेकेराइड बनते हैं। जब दो मोनोसेकेराइड जुड़ेंगे तो उससे डाइसेकेराइड बन जाएगा। एग्जाम्पल हो गया हमारा सुक्रोज हो गया, माल्टोस हो गया, लैक्टोस हो गया। तो सुक्रोज को हम क्या बोलते हैं, टेबल शुगर या केन शुगर। जो हम घर में जो हमारी चीनी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, टेबल शुगर या केन शुगर बोलते हैं उसको। फिर हमारा है माल्टोस, लैक्टोस, लैक्टोस को हम बोलते हैं मिल्क शुगर। और लैक्टोस जो है ये डाइसेकेराइड है, ये दो मोनोसेकेराइड से बनता है। तो इसके जो मोनोसेकेराइड यूनिट हैं वो है ग्लूकोस प्लस गैलेक्टोस। जो लैक्टोस है हमारा ग्लूकोस प्लस गैलेक्टोस से बनता है। इसको मिल्क शुगर बोलते हैं क्योंकि हमारी मिल्क में जो शुगर होती है उसको हम लैक्टोस बोलते हैं। और जो ये मैंने सुक्रोज बताया था ये दो मोनोसेकेराइड यूनिट से बनता है, ग्लूकोस प्लस फ्रक्टोस। अब हम देखते हैं पॉलीसेकेराइड। जब कई सारे मोनोसेकेराइड जुड़ते हैं तो वो बनाते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड को हम ग्लाइकन्स भी बोलते हैं। पॉलीसेकेराइड का दूसरा नाम है ग्लाइकन्स। पॉलीसेकेराइड को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है होमोपॉलीसेकेराइड, दूसरा होता है हेट्रोपॉलीसेकेराइड। अब जो हमारा होमोपॉलीसेकेराइड है, होमोपॉलीसेकेराइड वो पॉलीसेकेराइड होते हैं जो सिर्फ एक टाइप के मोनोसेकेराइड यूनिट से बनते हैं। मतलब जब एक मोनोसेकेराइड यूनिट है एक टाइप के हैं, मतलब सारे ही ग्लूकोज होंगे उसमें, या सारे ही फ्रक्टोज होंगे, या सारे ही ग्लैक्टोज होंगे। तो इस तरह के जो पॉलीसेकेराइड होते हैं उन्हें हम बोलते हैं होमोपॉलीसेकेराइड। जैसे इसमें एग्जांपल आता है ग्लूकन। ग्लूकन मतलब जो सिर्फ ग्लूकोज से मिलके बने हैं उनको बोलेंगे ग्लूकन। फ्रक्टन मतलब जो सिर्फ फ्रक्टोज से मिलके बने हैं उन्हें फ्रक्टन बोलेंगे। गैलेक्टन जो सिर्फ गैलेक्टोज से मिलके बने हैं। तो ये हो गया हमारा होमोपॉलीसेकेराइड। अब है हेट्रोपॉलीसेकेराइड। हेट्रोपॉलीसेकेराइड जब दो या दो से अधिक मोनोसेकेराइड यूनिट बनते हैं तो अलग अलग टाइप के होते हैं इसमें, या दो सेम मोनोसेकेराइड नहीं होंगे, इसमें अलग अलग टाइप के मोनोसेकेराइड यूनिट होंगे, वो आपस में जुड़ेंगे तो उससे बनेगा हेट्रोपॉलीसेकेराइड। अब है हमारा रफेज। रफेज क्या होते हैं? रफेज वो होते हैं जिन्हें हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है लेकिन हमें इनकी ज़रूरत होती है डाइजेस्टिव हेल्थ में। जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होते हैं, तो उनके लिए भी ये रफेजेस बहुत ज़रूरी होते हैं। अब है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन का मोनोमर होता है एमिनो एसिड्स। मोनोमर मतलब इसके स्मॉलेस्ट यूनिट। जब प्रोटीन टूटेंगे तो उससे हमारे एमिनो एसिड बनते हैं। तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी, प्रोटीन की कमी से होती है कुछ डिजीज़ होती है, जैसे कि मेरेस्मस हो गया, क्वासिरकोर हो गया। ऐसी बीमारियां प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होती है। प्रोटीन के सोर्स, प्रोटीन हमें किस किस चीज़ से मिलता है? प्रोटीन हमें फ़िश से मिलता है, चिकन से मिलता है, एग से मिलता है और कई चीज़ों से मिलता है। अब आता है हमारा फैट्स। फैट्स दो तरह के होते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि फ़ैट जो है वो किस किस से बनता है। ग्लाइसरॉल, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलके बनता है हमारा फ़ैट। फ़ैट
दो तरह का होता है, एक होता है सैचुरेटेड फैट, एक होता है अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट का मतलब है जब हमारे जो कार्बन कार्बन हमारा जो होता है इनके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड फैट। और सैचुरेटेड फैट जो है एनिमल प्रोडक्ट में ज़्यादा प्रेजेंट होता है और ये हमारी बॉडी के लिए थोड़ा हार्मफुल भी होता है। दूसरा आता है अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट में क्या होता है, जो कार्बन कार्बन एटम होते हैं उनके बीच में डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल भी हो सकता है, और ये ज़्यादातर प्लांट प्रोडक्ट में होते हैं और ये हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होते हैं। अब आता है विटामिन्स। विटामिन्स को हम मेटाबॉलिक रेगुलेटर बोलते हैं क्योंकि ये हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, वाटर सॉल्युबल और वाटर इनसॉल्युबल। वाटर में पानी में घुलने वाले और पानी में ना घुलने वाले। तो जो वाटर सॉल्युबल होते हैं इसमें आते हैं हमारे विटामिन बी, विटामिन सी और फोलिक एसिड जिसको हम विटामिन एम भी बोलते हैं। और हमारा वाटर इनसॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल में हमारे आते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए आता है, विटामिन डी आता है, विटामिन ई आते हैं, विटामिन के, ये सारे हमारे होते हैं वाटर इनसॉल्युबल विटामिन्स। अब हमारा नेक्स्ट है मिनरल्स। मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन, आयरन और कई भी होते हैं। तो सबसे हम देखते हैं कैल्शियम। कैल्शियम की डेफिशिएंसी, कैल्शियम की कमी से हमारी बॉडी में रिकेट हो सकता है, एक बीमारी है, तो कैल्शियम की कमी से रिकेट हो सकता है। पोटेशियम, पोटेशियम की कमी से पैरालिसिस का खतरा हो जाता है और इससे भी रिकेट हो सकता है इसकी कमी से। फिर है हमारा आयोडीन। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर या जिसको हम घेंगा भी बोलते हैं, जो गले की एक बीमारी है, गले में होता है ये, और इससे एक दूसरी बीमारी है क्रिटिनिज्म, जिसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो थायराइड ग्लैंड होता है वो उसको जितना हार्मोन सिक्रीट करना चाहिए उतना नहीं कर पाता है, वो कम सिक्रीट करता है। तो ये होता है हमारा क्रिटिनिज्म और ग्वाइटर, आयोडीन की कमी से। अब आ गया आयरन। आयरन की कमी से, डेफिशिएंसी से हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, हमें एनीमिया एक बीमारी है वो हो जाती है। तो पांचवा आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फूड बाय केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो इसमें हो सकता है हमारा ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक। क्लासिफिकेशन ऑफ फूड, food can be classified in accordance to their chemical property, to their function, to their essentiality, to their concentration and to their nutritive value। अब हम इनको डिटेल में देखते हैं। ए पहला है अकॉर्डिंग टू द केमिकल नेचर, केमिकल कंपोजिशन। केमिकल नेचर या कंपोजिशन के बेसिस पे फूड को हमने क्लासीफाई किया है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, रफेजेस। B. According to their function in the body. Energy giving food. The carbohydrate, fats and the proteins are considered as calorie nutrients so that the body can perform the necessary function। अब जो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट आता है, फैट आता है, प्रोटीन आता है, इनको हम कैलोरी न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं। इसमें हमारा जो एग्जांपल है राइस, चपाती, ब्रेड, पोटैटो, शुगर, ऑयल, बटर एंड घी, ये कुछ हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। अब हम देखते हैं थर्ड, बॉडी बिल्डिंग फूड। फूड सच एज प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड एज बॉडी बिल्डिंग फूड। दे आर द न्यूट्रिएंट्स दैट फॉर्म बॉडी टिश्यू। ये हमारी बॉडी को बिल्डअप करने में हेल्प करते हैं। इसमें प्रोटीन आता है, फैट आता है, कार्बोहाइड्रेट आता है और ये हमारे जो बॉडी के टिश्यू होते हैं उनको बनाते हैं, उनको ग्रो करने में, उनको नरिश करने में हेल्प करते हैं। एग्जांपल आ गया फिश, मीट, चिकन, एग, पल्सेस, नट्स एंड मिल्क्स। प्रोटेक्टिव फूड्स और मेटाबॉलिक रेगुलेटर। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर द न्यूट्रिएंट्स दैट फंक्शन
टू रेगुलेट बॉडी प्रोसेसेस, हमारे बॉडी में कई प्रोसेसेस होते हैं, उनको रेगुलेट करने में, कम ज़्यादा करने में, सही करने में, मतलब प्रॉपर जो फंक्शन करता है उसको करने में हेल्प करते हैं। और ये हमारी बॉडी को डिजीज़ से भी बचाते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स। और ये एग्जांपल है, इनके सोर्सेज हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सी, अकॉर्डिंग टू केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे फूड का क्लासिफिकेशन। तो उस केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम इसको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इसमें डिवाइड करते हैं। ऑर्गेनिक, न्यूट्रिएंट्स दैट कंटेन द एलिमेंट ऑफ कार्बन आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ऑर्गेनिक में वो न्यूट्रिएंट्स आते हैं जिनमें कि कार्बन के एलिमेंट्स होते हैं, उसमें आते हैं ऑर्गेनिक, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब ऑर्गेनिक होते हैं। और इसमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन, विटामिन्स आते हैं। इनऑर्गेनिक, न्यूट्रिएंट्स दैट डू नॉट कंटेन कार्बन एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। इनऑर्गेनिक में आते हैं जिनमें कार्बन एलिमेंट्स नहीं होते हैं, जैसे कि वाटर एंड मिनरल्स, ये हमारे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं। डी, अकॉर्डिंग टू इट्स मास डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी necessary for cells and organism are classified as। अब मास के बेसिस पे कि हमारे जो सेल्स हैं और हमारे सेल्स को कितना चाहिए, कितना फूड चाहिए, उसके बेसिस पे आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो पहला हम देखते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़ डेली। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं और रोज़ चाहिए होते हैं। इसमें आते हैं हमारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये तीनों मैक्रो न्यूट्रिएंट है जो हमें रोज़ चाहिए होते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में। दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो का मतलब ही छोटा होता है या कम होता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटीज़, यूजुअली इन अमाउंट लेस दैन मिलीग्राम। माइक्रो न्यूट्रिएंट हमें स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी प्रोसेस। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में इन्वॉल्व होते हैं और एनर्जी प्रोसेसेस में। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमारे विटामिन्स और मिनरल्स आते हैं। विटामिन्स जो है हमें डिजीज़ से ही बचाते हैं। ई में आता है अकॉर्डिंग टू इट्स ओरिजिन, फूड का क्लासिफिकेशन उसके ओरिजिन के बेसिस पे कि हमें फूड कहाँ से मिल रहा है। डिपेंडिंग अपॉन द ओरिजिन ऑफ फूड इट हैज़ बीन क्लासिफाइड एज एनिमल फूड सोर्सेज एंड प्लांट फूड सोर्सेज। प्लांट फूड सोर्सेज, कुछ हमें प्लांट से मिलते हैं, कुछ हमें एनिमल से मिलते हैं। एनिमल में जैसे एग हो गया, चिकन हो गया, प्लांट सोर्स में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स आ गए हमारे। एफ है अकॉर्डिंग टू इट्स न्यूट्रिटिव वैल्यू। न्यूट्रिटिव वैल्यू के अकॉर्डिंग किससे हमें क्या मिल रहा है, कितने न्यूट्रिशन मिल रहा है, कितनी उनकी नेट न्यूट्रिटिव वैल्यू है, उसमें आते हैं सीरियल्स एंड मिलेट्स, पल्सेस, नट्स एंड ऑयल सीड्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल जिन्हें हरी सब्जियां बोलते हैं, नॉन लीफी वेजिटेबल। तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू इट्स न्यूट्रिटिव वैल्यू। अब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन के बारे में। तो पहला है कार्बोहाइड्रेट, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। 1 ग्राम इजकल टू 4.3 किलो कैलोरी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो है 4.3 किलो कैलोरी एनर्जी हमें देता है। कार्बोहाइड्रेट्स और कार्ब्स आर शुगर मॉलिक्यूल। जो कार्बोहाइड्रेट हैं जिनको हम कार्ब भी बोलते हैं, ये शुगर मॉलिक्यूल होते हैं, इनमें शुगर होती है। कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं बनाना, पोटैटो। फंक्शन, ये कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन होता है, ये हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। हमारे खाने में प्रोटीन फैट के साथ कार्बोहाइड्रेट भी एक मेन न्यूट्रिएंट होता है जो हमें डेली लेना चाहिए। Our body breaks down carbohydrate into glucose. Glucose or blood sugar is the main source of energy for our body cells, tissue and organ. Glucose can be used immediately or stored in the liver and muscle for later use. हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ती है, जिसको हम ब्लड शुगर भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है। ग्लूकोज ही हमारी बॉडी सेल्स, टिश्यू और ऑर्गन के लिए एनर्जी
देने का काम करता है। ग्लूकोज को हमारी बॉडी उसी टाइम यूज़ कर सकती है जब हम फूड खाते हैं, या तो वो लिवर या हमारे मसल्स में स्टोर हो जाते हैं ताकि बाद में यूज़ हो जाए, जब हमारी बॉडी को ज़रूरत हो तब भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा है नेक्स्ट फैट। फैट प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ स्टोरिंग एनर्जी फॉर मोस्ट यूकैरियोट्स एज वेल एज एक्ट एज अ फूड सोर्स। फैट भी हमें एनर्जी देते हैं और ये एनर्जी को स्टोर भी करते हैं ताकि जब हमारी बॉडी को उसकी ज़रूरत हो तो वो इस रिज़र्व फैट को यूज़ कर सकें। फैट्स आर द कंपाउंड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। फैट हमारे कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड होते हैं। ऑक्सीजन इज़ लेस एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। फैट में जो ऑक्सीजन होता है वो कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में कम होता है। मेंबर ऑफ लिपिड क्लास फैमिली। फैट हमारे लिपिड क्लास फैमिली के मेंबर होते हैं। फैट लिपिड क्लास के मेंबर होते हैं। लिपिड क्लास में वो आते हैं जो थोड़े चिपचिपे होते हैं, वो आते हैं लिपिड क्लास फैमिली में। 1 ग्राम फैट इजकल टू 9.3 किलो कैलोरी। वन ग्राम फैट जो है हमें 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। फैट के सोर्स हैं मिल्क, घी, बटर, फिश ऑयल, और इसके फैट का फंक्शन होता है एनर्जी। ये भी एनर्जी देता है, फैट भी। कार्बोहाइड्रेट भी देता है, फैट भी देता है। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा देता है, फैट कम एनर्जी देता है। प्रोटीन। प्रोटीन आर द कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। प्रोटीन जो है अमीनो एसिड से बनते हैं और हर एक अमीनो एसिड बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। प्रोटीन आर मोस्ट डाइवर्स मैक्रोमोलिक्यूल्स इन लिविंग बॉडी। प्रोटीन्स जो होते हैं ये बहुत अबेंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं हमारी बॉडी में, और ये बहुत डाइवर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा फैले हुए होते हैं। इनका जो साइज़ होता है थोड़ा बड़ा होता है। प्रोटीन कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। सम कंटेन सल्फर, आयोडीन, आयरन, फॉस्फोरस ऑल्सो। कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं उनमें हमारा सल्फ़र होता है, आयोडीन होता है, आयरन होता है, फॉस्फोरस होता है। सल्फ़र कंटेनिंग में आते हैं सल्फ़र कंटेनिंग एमिनो एसिड्स, जैसे हमारा मिथ्योनिन और सिस्टीन। ये हमारे सल्फ़र कंटेनिंग एमिनो एसिड होते हैं। प्रोटीन के सोर्स होता है मिल्क, पोल्ट्री, फिश, एग्स एक्सेट्रा। प्रोटीन का फंक्शन होता है बिल्ड मसल टू गिव यू स्ट्रेंथ एंड मोबिलिटी। हमारी मसल्स को बिल्ड करता है, हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मोबिलिटी प्रोवाइड करता है। रिपेयर टिश्यू टू हील वुंड्स एंड हेल्प कीप स्किन एंड ऑर्गन हेल्थी। ये हमारे जो टिश्यू डैमेज हो जाते हैं उनको रिपेयर करने में, और जो भी हमारा घाव होता है उसको भरने में हेल्प करता है, और हमारी स्किन को, ऑर्गन को हेल्थी रखने में। जैसे कि मैंने आपको बताया प्रोटीन एमिनो एसिड से बनते हैं, तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड दो तरह के होते हैं। फर्स्ट एसेंशियल एमिनो एसिड, सेकेंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। Essential amino acids. Human body cannot synthesize certain amino acids, and these amino acids are called as essential amino acids. हमारी बॉडी जो होती है कुछ एमिनो एसिड्स नहीं बना पाती है जिनको हम बोलते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड्स। तो इन एसेंशियल एमिनो एसिड्स को हमें अपनी डाइट में लेना पड़ता है, क्योंकि हमारी बॉडी नहीं बना पा रही है, इसलिए इन्हें हमें अपनी डाइट में लेना होता है। जैसे कि इसमें आते हैं वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, फिनाइल एनिलीन, ट्रिप्टोफैन एक्सेट्रा। सेकेंड आते हैं नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स विच आर सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी आर कॉल्ड एज नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। अब कुछ एमिनो एसिड्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में बन जाते हैं, हमारी बॉडी उन्हें बना लेती है, तो उन्हें हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं होती है, उन्हें हमें अपनी डाइट में लेने की ज़रूरत नहीं होती है। आवर बॉडी कैन सिंथेसाइज 11 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स। हमारी बॉडी 11 तरह के अमीनो एसिड बना सकती है। उसमें से कुछ हैं जैसे कि एलेनिन, एस्परजीन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन एक्सेट्रा। और ये यहाँ पे आपको अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसमें हाइड्रोजन होता है, अमीनो ग्रुप होता है, आर ग्रुप, वेरिएंट इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे जब ये चेंज होता रहता है तो अलग अलग अमीनो एसिड बनते हैं। तो हमारा जो सिंपलर अमीनो एसिड होता है जिसको हम ग्लाइसिन बोलते हैं,
और जो सबसे कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड होता है वो होता है ट्रिप्टोफैन। और इस अमीनो एसिड में हमारे सारे अमीनो एसिड में हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, हाइड्रोजन होता है, अमीनो ग्रुप होता है। बस ये जो आर ग्रुप है जिसको वेरिएंट लिखा है ये चेंज होता है और हमारे अमीनो एसिड चेंज होते रहते हैं। ये कुछ प्रोटीन है और उनके सोर्स हैं कि हमारी बॉडी में कहाँ होते हैं और हमें किस किस चीज़ से मिलते हैं। पहला है ग्लोबिन। ग्लोबिन हमारे ब्लड में होता है। फाइब्रिन सिल्क में होता है। 3 कैसीन, कैसीन ये सारे प्रोटीन है। कैसीन हमारे मिल्क में होता है। हिस्टोन हमारे क्रोमोसोम में होता है। 5th कैरेटिन, कैरेटिन हमारे नेल हमारे बालों में होता है। 6 ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन होता है एग में। अब हम देखते हैं विटामिन। विटामिन्स आर मेटाबॉलिक रेगुलेटर, डू नॉट गेट डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन बॉडी। विटामिन्स को हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। दे आर माइक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट मतलब जो हमारी बॉडी को कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। विटामिन्स आर सब्सटेंसेस दैट आवर बॉडीज नीड टू डेवलप एंड फंक्शन नॉर्मली। विटामिन्स वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं हमारे नॉर्मल फंक्शन के लिए। फंक्शन, दे हेल्प शोर अप बोन्स, हील वुंड्स एंड बूस्ट योर इम्यून सिस्टम। ये बॉल्स्टर नहीं है, ये बूस्ट है। दे ऑल्सो कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी एंड रिपेयर सेलुलर डैमेज। विटामिन के सोर्स हैं कैरेट, फिश, स्पिनच, नट्स एसेट्रा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मिनरल्स। Minerals are those elements on the earth and in foods that our bodies need to develop and function normally. Minerals वो elements होते हैं अर्थ में और फूड में जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए और नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए। Those essential for health includes calcium, phosphorus, potassium, sodium, etc. और जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं मिनरल्स उसमें आते हैं कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम और भी होते हैं। द बॉडी यूजेस मिनरल्स टू परफॉर्म मैनी डिफरेंट फंक्शंस फ्रॉम बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स टू ट्रांसमिटिंग नर्व इम्पल्स। जो हमारी बॉडी होती है वो मिनरल्स को यूज़ करती है कई फंक्शन को करने के लिए। हमारी बॉडी हमारे जो बोन्स है उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करने के लिए। दे आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये हमारी बॉडी को स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। अब आता है हमारे एक और टॉपिक है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अकर व्हेन द बॉडी इज़ नॉट गेटिंग इनफ न्यूट्रिएंट्स सच एज विटामिन्स एंड मिनरल्स। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तब होती है जब हमारी बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं जैसे कि विटामिन्स, मिनरल्स और भी कई चीज़। The main causes of nutrient deficiencies include a poor diet that lack essential nutrient। जो एक मेन कारण होता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का उसमें आता है पोअर डाइट, प्रॉपर डाइट नहीं होती है और उसमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट भी कमी होती है। These vitamins and minerals are often referred to as micronutrient। विटामिन मिनरल को माइक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं। They aren't produced naturally in the body so you have to get them from your diet। ये विटामिन्स मिनरल्स जो है हमारी बॉडी में नेचुरली नहीं प्रोड्यूस होते हैं इसलिए हमें इनको अपनी डाइट में लेना होता है। आयरन डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी कैन लीड्स टू एनीमिया। आयरन की कमी से एनीमिया हो सकता है। दिस इज़ द ब्लड डिसऑर्डर। एनीमिया एक ब्लड की बीमारी है, ब्लड डिसऑर्डर है। इट कॉजेज फैटिक, वीकनेस एसेट्रा। एनीमिया में क्या होता है हमें थकान लगती है, कमज़ोरी आ जाती है। कैल्शियम डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी कैन लीड्स टू कन्वल्शन एंड एबनॉर्मल हार्ट रिदम। कैल्शियम की कमी से हमारा जो हार्ट का रिदम है वो एबनॉर्मल हो जाता है, प्रॉपर तरीके से हार्ट बीट नहीं करता है। ये कुछ मिनरल्स हैं, मिनरल्स से जो डेफिशिएंसी जो डिसऑर्डर होते हैं वो है यहाँ पे कुछ जैसे कि आयोडीन, कैल्शियम, आयरन, जिंक, फ्लोराइड, सेलेनियम। आयोडीन से होता है आयोडीन की कमी से ग्वाइटर, हाइपरथायराइडिज्म, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ स्टिल बर्थ, बर्थ डिफेक्ट, इन्फेंट मोर्टेलिटी, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। कैल्शियम की कमी से होता है डिक्रीज बोन मिनरलाइजेशन, रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस। ये ऑस्टियोपोरोसिस एक हड्डियों की बीमारी है। आयरन की कमी से
एनीमिया, रिड्यूस्ड लर्निंग एंड वर्क कैपेसिटी, मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी, लो बर्थ वेट, जन्म के समय में जो वेट होता है वो कम होता है, ये इससे बीमारी है। जिंक, पुअर प्रेगनेंसी आउटकम, इम्पेयर्ड ग्रोथ, स्टंटिंग, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, डिक्रीज रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शियस डिजीजेस, फ्लोराइड की कमी से इंक्रीज डेंटल डिके, दांत सड़ने लग जाते हैं। अफेक्ट बोन हेल्थ, हमारी हड्डियों की हेल्थ को अफेक्ट करता है। सेलेनियम की कमी से होता है कार्डियोमायोपैथी, इंक्रीज्ड कैंसर एंड कार्डियोवैस्कुलर रिस्क। तो इनको आप देख लेना। मेल न्यूट्रिशन ये भी एक टर्म है जो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। मेल न्यूट्रिशन में आते हैं ओवर न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन का मतलब है जो नॉर्मल से अगर ज़्यादा कोई भी चेंज आता है, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, तो ये हो गया मेल न्यूट्रिशन। इसमें आता है ओवर न्यूट्रिशन, जब न्यूट्रिशन ज़्यादा हो हम ले लेते हैं तो उससे होता है ओबेसिटी हो सकता है, ओवर वेट। और जब न्यूट्रिशन की कमी होती है तब उससे होता है स्टंटिंग, वेस्टिंग, अंडरवेट, क्वासिरकोर, मेरेस्मस। ये कुछ प्रॉब्लम्स है अगर अंडर न्यूट्रिशन से ये प्रॉब्लम्स होती है। अब समझते हैं मेल न्यूट्रिशन। इट refers to deficiencies, excess or imbalances in a person's intake of energy and or nutrient। मतलब डेफिशिएंसी या बहुत ज़्यादा ले लेना या इम्बैलेंस, कोई भी पर्सन जो है एनर्जी या जो न्यूट्रिएंट ले रहा है उसमें अगर कुछ कमी आ जाए या कम ले रहा है वो, या बहुत ज़्यादा ले रहा है या कुछ भी इम्बैलेंस हो जाए तो उसको हम बोलते हैं मेल न्यूट्रिशन। मतलब कोई भी नॉर्मल से अगर चेंज हो जाए तो उसे बोलेंगे मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन के अंदर दो कंडीशंस आती है, एक होती है अंडर न्यूट्रिशन, एक होती है ओवर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन इट इंक्लूड्स स्टंटिंग, मतलब लो वेट फॉर एज। दूसरा आता है वेस्टिंग, लो वेट फॉर हाइट, अंडर वेट, लो वेट फॉर एज एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी और इनसफिशिएंसी, अ लैक ऑफ इम्पॉर्टेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स। मतलब कम ले रहे हैं, कमी हो जाए न्यूट्रिएंट की, कोई पर्सन जो है प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पा रहा है, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं ले रहा है, तो वो हो गया अंडर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन मतलब कोई ज़्यादा ले रहा है, जितना लेना चाहिए उससे ज़्यादा ले रहा है। इट इंक्लूड्स ओवरवेट, ओबेसिटी एंड डाइट रिलेटेड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस सच एज हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, डायबिटीज़ एंड कैंसर। ओवर न्यूट्रिशन की वजह से ओबेसिटी, जिसमें मोटापा हो जाता है, ज़्यादा वेट हो जाता है, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो जाती हैं जो एक से दूसरे में नहीं फैलती है, वो डिज़ीज़ हो जाती है, जैसे कि हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक, डायबिटीज़ एंड कैंसर। प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। क्वासिरकोर इट इज़ अ प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़। ये प्रोटीन की कमी से होने वाली डिजीज़ है क्वासिरकोर। इट कॉमनली अफेक्ट्स इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन बिटवीन 1 to 3 ईयर ऑफ एज। ये ज़्यादातर छोटे बच्चों को अफेक्ट करती है, 1 से 3 साल के बच्चों में ये बीमारी ज़्यादा होती है। और इसके सिम्टम्स आप ये देख लो यहाँ पे। सेकंड है मरेस्मस। इट इज़ कॉज्ड बाय प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन और डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड टोटल फूड कैलोरिक वैल्यू। ये भी उसकी वजह से होती है, कमी की वजह से होती है। इट मेनली अकर्स इन द एज ग्रुप ऑफ 1 ईयर इन न्यूली बॉर्न बेबी। ये न्यूली बॉर्न जो बेबी होते हैं, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं न्यूली बॉर्न बेबी, उनमें ये ज़्यादा होती है। इसके सिम्टम्स होते हैं संकन आइज, पुअर ग्रोथ, थिन एंड बोनी फेस, रिब्स क्लियरली विजिबल थ्रू द स्किन। जो रिब्स होती है वो आसानी से बाहर से दिख जाती है स्किन से। थर्ड है हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। ये भी एक प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन की वजह से होता है। ये ओवर न्यूट्रिशन की वजह से होता है, जब न्यूट्रिशन ज़्यादा ले लो तो उस वजह से होता है। इट इज़ कॉज ड्यू टू इनटेक ऑफ एक्सेस ऑफ सैचुरेटेड फैट सच एज बटर, घी, रेड मीट, एग्स। जब हम ज़्यादा अमाउंट में सैचुरेटेड फ़ैट ले लेते हैं, जैसे ज़्यादा बटर खा लेना, ज़्यादा घी खा लेना, ज़्यादा अंडे खा लेना, उस वजह से ये हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया होता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ब्लड राइजेस एबनॉर्मली, दिस में कॉज थ्रोम्बोसिस एंड हार्ट अटैक। कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है हमारे ब्लड में वो एकदम से बढ़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया।
दिस में कॉज थ्रोम्बोसिस एंड हार्ट अटैक, इसकी वजह से हार्ट अटैक आ सकता है, थ्रोम्बोसिस हो सकता है। फोर्थ है ओबिसिटी, ये भी ओवर न्यूट्रिशन की वजह से होता है। इट इज़ कॉज्ड बाय एक्सेसिव इनटेक ऑफ हाई कैलोरिक न्यूट्रिएंट्स सच एज शुगर, हनी एंड सैचुरेटेड फैट। जब हम ज़्यादा अमाउंट में हम न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं, जैसे कि शुगर हो गया, शहद हो गया, सैचुरेटेड फैट हो गया, उस वजह से ये ओबेसिटी हो जाता है। फैट एक्यूमुलेट्स इन द टिश्यू, जो हमारे टिश्यू होते हैं उसमें फ़ैट जम जाता है, उस वजह से हमारा थोड़ा मोटापा आ जाता है। दिस में कॉज हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ एंड हार्ट डिजीज़, इसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ होने लग जाती है। रेगुलर एक्सरसाइज एंड टेकिंग ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर रिकमेंडेड टू सच पर्सन। जिन जिन लोगों को ओबेसिटी होती है उनको ये रिकमेंड किया जाता है कि वो रोज़ एक्सरसाइज करें, हरी सब्जियां खाएं। तो जो हो गया ओबेसिटी। फिफ्थ है हाइपर विटामिनोसिस, नाम से ये पता चल रहा है विटामिन ज़्यादा लेने की वजह से होता है, ये भी ओवर न्यूट्रिशन की वजह से होता है। इट इज़ कॉज्ड बाय एक्सेसिव इनटेक ऑफ विटामिन ज़्यादा लेने की वजह से हाइपर विटामिनोसिस होता है। सच एज एक्सेस ऑफ विटामिन डी कॉजेज डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन सॉफ्ट टिश्यू, जब विटामिन डी हम ज़्यादा ले लेते हैं तो उससे हमारे जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उसमें कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है। एक्सेस ऑफ विटामिन ए कॉजेज लैक ऑफ एपेटाइट, इचिंग, गैस एक्सेट्रा, जब विटामिन ए हम ज़्यादा ले लेते हैं, विटामिन ए हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से लैक ऑफ एपेटाइट होता है, मतलब खाने का मन नहीं करता है, उसमें भूख नहीं लगती है, इचिंग, खुजली होने लग जाती है, रैशेस हो जाते हैं बॉडी में। हाइपर विटामिनोसिस ऑफ डी, नौसिया, जब डी विटामिन डी जब ज़्यादा हो जाता है उससे नौसिया हो जाता है, मतलब जी मिचलाने लगता है, उल्टी होने जैसा लगता है। एनारोक्सिया, खाने में मन नहीं लगता है, भूख नहीं लगती है। हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर हाइपर फॉस्फेटीमिया, कैल्सिफिकेशन इन सॉफ्ट टिश्यू, मतलब कैल्शियम का सॉफ्ट टिश्यू में डिपोजिशन या समझाना। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज़ विटामिन डेफिशिएंसी। विटामिन डेफिशिएंसी में ये कुछ डेफिशिएंसी हैं जो कि विटामिन से होती है, तो एक एक करके हम देखते हैं। पहला है विटामिन ए। विटामिन ए का केमिकल नेम जो होता है रेटिनॉल। विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रात में थोड़ा देखने में प्रॉब्लम होती है, और इसके सिम्टम्स हैं पुअर साइट विज़न, लॉस ऑफ नाइट विज़न। इसके सोर्सेज, मतलब विटामिन ए के सोर्सेज होते हैं कैरोटीन इन ग्रीन एंड येलो वेजिटेबल, जैसे कि कैरेट, कैबेज, टोमेटो, मिल्क, एग्स। विटामिन ए का फंक्शन होता है नॉर्मल विज़न में, ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ। सेकंड है विटामिन बी वन। विटामिन बी वन का केमिकल नेम होता है थियामिन, THIAMINE। थियामिन विटामिन बी वन का नाम होता है। इसकी वजह से जो कमी से जो डिजीज़ होती है वो होती है पेरी वेरी, और इसके सिम्टम्स होते हैं नर्वसनेस, पैरालिसिस, वीक मसल्स। विटामिन बी वन हमें मिलता है होल ग्रेन से, यीस्ट, पोर्क, मीट, एग्स, ड्राइड बीन्स, सीरियल्स, इन सब से हमें विटामिन बी वन मिलता है। और विटामिन बी वन का फंक्शन एंटीबैक्टीरियल होता है, ये एंटी न्यूरोटिक, फंक्शनिंग ऑफ मसल एंड नर्व्स में ये हेल्प करता है। अब तीसरा आता है विटामिन बी थ्री। इसका केमिकल नेम है नियासिन, NIACIN। नियासिन विटामिन बी थ्री का केमिकल नेम है। इसकी डेफिशिएंसी से पेलेग्रा डिजीज़ होती है, जिसमें हमारी बॉडी में थोड़े डार्क कलर के थोड़े वो आते हैं, और इसके सिम्टम्स डरमेंशिया, डायरिया एंड डर्मेटाइटिस। स्किन प्रॉब्लम होती है डर्मेटाइटिस। पेलेग्रा भी एक स्किन प्रॉब्लम है, स्किन डिजीज़ है। विटामिन बी थ्री के सोर्सेज हैं सिट्रस फ्रूट्स, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं वो, अमरूद हो गया, टोमेटो आता है इसमें, आंवला, मैंगो, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारा विटामिन बी फाइव। विटामिन बी फाइव की डेफिशिएंसी से स्किन डिसऑर्डर होते हैं। सिम्टम्स क्रैक्स अराउंड द माउथ, नर्वस ब्रेकडाउन,
दूसरा आता है विटामिन B12। विटामिन B5 को हम पैंथोथेनिक एसिड बोलते हैं। अब विटामिन B12 का केमिकल नेम है कोबालामीन। विटामिन B12 की कमी से होता है परनीसियस एनीमिया। इसके सिम्टम्स है मसल्स एंड नर्व पैरालिसिस, जो हमारी मसल्स हैं वो पैरालाइज हो जाती हैं। एक्सट्रीम फैटिक, बहुत थकान हो जाती है। डरमेंशिया एंड डिप्रेशन। नाउ विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है स्कर्वी, और इसके सिम्टम्स है ब्लीडिंग गम्स, स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स। और इसके विटामिन सी के सोर्सेस होते हैं हमारे सिट्रस फ्रूट्स, गुआवा, टोमेटो, आंवला, मैंगो, वेजिटेबल। और विटामिन सी का फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, एंटीऑक्सीडेंट, फॉर्मेशन ऑफ बोन मैट्रिक्स एक्सेट्रा। उसके बाद हमारा आता है विटामिन डी। विटामिन डी का केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल, और इसकी डेफिशिएंसी से होता है रिकेट्स होता है चिल्ड्रन में। ऑस्टियोमेलेसिया एक और डिजीज़ होती है जो कि अडल्ट्स में होती है। और इसमें क्या होता है, सिम्टम्स होते हैं इसके वीक बोन्स, डिकेइंग टूथ। और इसके विटामिन डी के सोर्सेज हैं, ये हमें शार्क लिवर ऑयल से मिलता है, चिकन एग से, एग यॉक से, चिकन से, मिल्क से, बटर, सनशाइन, ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज, COD, कॉड लिवर ऑयल से मिलता है। और विटामिन डी का फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन एंड रिटेंशन ऑफ केमिकल एंड फास्फोरस, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन। ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, और हमारी बोन की ग्रोथ और मेंटेनेंस में इसका फंक्शन होता है विटामिन डी का। अब हमारा आता है विटामिन ई। विटामिन ई का केमिकल नेम है फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन है विटामिन ई का केमिकल नेम। इसकी वजह से होता है हेमोरेज जो है ब्लड डिसऑर्डर है। इसके सिम्टम्स होते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड अफेक्टेड, मतलब इसमें हमारा जो ब्लड क्लॉटिंग है, जो हमारा खून जमता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं जम पाता है, वो ये होता है, इसमें क्लॉटिंग में प्रॉब्लम होती है।